नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमार चचड़ा आज आपके लिए क्या लेके आया हूं। तो हमने 2 लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से डेप्थ में जाके अच्छे से क्लियर करा है। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जो यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ एमसीक्यू आपके जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे केवीएस का एग्जाम है, एनवीएस का है, आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, वहां पे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कैश फ्लो के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और सारे एमसीक्यू ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ना, अच्छे से तोड़ना है क्वेश्चन को पहले, फिर आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देखना है। आंसर आपको कमेंट्स करना है एक एक क्वेश्चन का, राइट। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, असर्शन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश। हाईलाइट करेंगे, हाँ जी, do not require the use of cash or cash equivalent should be exclude from a cash flow statement। भाई, जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जिसमें यूज नहीं हो रहा है कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब ना तो कैश का इनफ्लो हो रहा है ना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश यूज ही नहीं आ रहा है, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक्सक्लूड होंगे फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो हम उन्हें बाहर रखेंगे। तो मुझे बताओ, क्या ये ट्रू है या नहीं है सेंटेंस, जो ये कथन इन्होंने दिया है, ये ट्रू है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना रहे हो और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसमें कैश यूज नहीं आ रहा है, तो उसे हम बाहर रखने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अब रीजन देख लीजिए। रीजन क्या है, कह रहे सच ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज, सच ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर ये बात कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन कहां पे डिस्क्लोज होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगे, इन वे दैट प्रोवाइड ऑल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, in a way that provide all the relevant information about these investing and financing activity। तो आपने इनको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें कैश यूज ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आपने इसको कैश फ्लो से बाहर रखा। लेकिन रीजन जो दे रखा है आपको, रीजन जो दे रखा है वो क्या बता रहे हैं कि भाई इनको हम कहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से बाहर हो गए, क्योंकि इसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको एक बार हिंदी में देखना है क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कह रहे निवेश और वित्त पोषण, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिनके लिए नगदी या नगदी समकक्ष, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, वो यूज नहीं आ रहे हैं, उन्हें नगदी प्रवाह विवरण से क्या रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से बाहर रखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा, हाँ जी, जो कथन है ये कैसा हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, कारण क्या है, ऐसे लेन देनों को वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रकट किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो में नहीं आ रहे, तो कहीं और प्रकट करो इनको, ताकि इन निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों के बारे में सभी उससे जो प्रासंगिक जानकारी है वो प्रदान की जाए, इंटरनल और जो एक्सटर्नल यूजर है उनको वो इंफॉर्मेशन दी जाए। तो ये सेंटेंस भी आपका जो रीजन दिया है ये ट्रू है। अब देखो, हमको यहां पे मैच करना है। कह रहे दोनों ए और आर, यानी कि जो हमारा कथन है और जो हमको कारण दिया है, दोनों सत्य हैं, दोनों बिल्कुल सही बात है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेट बैठ रहे हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। दोनों ए और आर गलत है, नहीं, दोनों बिल्कुल सही है।
केवल ए सही है, केवल आर गलत है, तो ये दोनों भी गलत हो जाते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने कमेंट्स करा था आंसर, ठीक है, अब जाके चेक कर लो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर है वो क्या है, आपका ए आंसर है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। समझ आया? चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द बिलो मेंशन ट्रांजैक्शन इज नॉट अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन, नीचे आपको लेन देन बता रखे हैं, इनमें से आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन गैर नगद लेन देन नहीं है। तो नोट को हाईलाइट कर लीजिए, हाँ जी, नॉन कैश नहीं है ना। कौन सा ढूंढना है इसमें से, जो नॉन कैश नहीं है वो देखना है बच्चों। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, ये कह रहे द एसेट्स एक्वाइजेशन, द एक्वाइजेशन ऑफ एसेट्स बाय एज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू लायबिलिटीज। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूंगा एसेट्स को एक्वायर करने की, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री, सीधे संबंधित देनदारियों को मानकर संपत्तियों का अधिग्रहण किया। क्या मुझे बताओ, क्या कोई कैश आया या गया? इसका मतलब ये कैसा ट्रांजैक्शन है, ये नॉन कैश है। हमें नॉन कैश वाला नहीं है जो वो देखना है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो गया गलत हमारा। सेकंड देखो, कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी, डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्जन कर रहे, तो एंट्री क्या होगी, डेब्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। इसमें भी कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है कैश का। सी पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, आपने इंटरेस्ट ओब्लिक डिविडेंड हो गए, हाँ जी, निवेश गतिविधियों से प्राप्त लाभांश और ब्याज, है ना, ओब्लिक हो गए, इंटरेस्ट ओब्लिक डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और डी वाला देखिए, द एक्वाइजेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज बाय मींस ऑफ इशू ऑफ शेयर। कह रहे हैं शेयर जारी करके आपने उद्यम का अधिग्रहण किया, एक बिजनेस आपने एक्वाइजेशन किया है और बदले में क्या जारी करें, शेयर। तो ये ट्रांजैक्शन भी कैसा हो गया, ये भी नॉन कैश हो गया। ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा अपना। अब सी ऑप्शन है, सी को ध्यान से पढ़ो कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रहे हो आप, रिसीव कर रहे हो, तो रिसीव करोगे तो क्या डेबिट होएगा, कैश डेबिट होएगा, कैश आएगा और ये कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है। हमसे एक्टिविटी नहीं पूछा, हमसे तो ये कहा है कि कौन सा नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं ढूंढना है। तो भाई ये वाला कैश है, ये नॉन कैश नहीं है, तो हमारा आंसर सेकंड में क्या हो गया। हाँ जी, जाइए चेक करिए। हाँ जी, आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ते ही कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है, फिर उसके बाद चेक करना है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा सेकंड में, सी आंसर हो गया। चलें आगे चले हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दिया है आपको फर्स्ट, कह रहा है एनी इंटरेस्ट रिसीव ऑन एडवांस टू एम्प्लॉय, हाईलाइट करो, एडवांस टू एम्प्लॉय। आपने एडवांस दे रखा है अपने एम्प्लॉय को प्यारे साथियों, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। क्या रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। अब आपको लग रहा होगा कि यार इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो कहां जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। सोचो सोचो क्या होना चाहिए। हाँ जी, और सप्लायर, ये एम्प्लॉय को दिया है और सप्लायर को एडवांस दिया है, शुड बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये कह रहा है कि इसे हम, जो हमने एडवांस दिया है सप्लायर को, जो एडवांस दिया है हमने किसको, अपने एम्प्लॉय को, उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट रिसीव कर रही है ना, और वो इंटरेस्ट, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि उस इंटरेस्ट को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कह रहे इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन। आप लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिविडेंड पेड कर रहे हो इक्विटी शेयर पे, है ना, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो
और क्या पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, है ना। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर शुड बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप उसे कहां पे शो करेंगे, कैश आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर कर दो एक बार। हाँ जी, कमेंट्स देख लो, फिर मैं इसे हिंदी में समझाऊंगा। स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली कह रहे पहला वाला ट्रू है, सेकंड कह रहा है बी ऑप्शन सेकंड वाला ट्रू है, ओनली ओनली लगा हुआ है। सी में कह रहे बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी कह रहे हैं नन ऑफ द स्टेटमेंट, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। हाँ जी, अब एक बार हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे। कथन पहला कथन क्या है, कह रहे कर्मचारियों को, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम पर प्राप्त, आपूर्तिकर्ताओं से, ठीक है, अग्रिम पर प्राप्त किसी भी ब्याज को परिचालन गतिविधियों के नकदी प्रवाह के रूप में माना जाएगा। ये कह रहा है कि आपके जो कर्मचारी हैं, जो आपूर्ति करता है, एम्प्लॉय सप्लायर, उनको एडवांस दे रखा है और उससे बदले में आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है और आप उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो कर रहे हो। पहला कथन है। दूसरा कथन है आपका कि दीर्घकालीन ऋण, जो आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट है, उस पर आपने ब्याज दिया है और इक्विटी और प्रेफरेंस जो शेयर है आपके पूर्वाधिकार अंश, उसके ऊपर आपने लाभांश दिया है, ठीक है। और इन दोनों को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ट्रीट कर रहे हो। क्या ट्रीट कर रहे हो, वित्तीय गतिविधि में आउटफ्लो ट्रीट कर रहे हो। तो ये दो सेंटेंस है। अब आपको आंसर देने हैं कि कौन सा सही है, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, रेडी, चलिए। तो देखो पहला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो हमारा जाएगा दोनों में कथनों में से सही। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हाँ जी, हमारा आंसर हो गया थर्ड में सी, दोनों सही हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले स्टेटमेंट में तो किसी को डाउट नहीं हो सकता, मुझे पता है। दूसरे में कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा ना जो, वो पहले स्टेटमेंट में डाउट आ जाएगा आपको, फर्स्ट वाले में। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब हम अपने एम्प्लॉय को, जब हम अपने सप्लायर को लोन एंड एडवांसेस देते हैं, बदले में हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो लोन एंड एडवांसेस देना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो भी कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। क्योंकि सप्लायर जो एम्प्लॉय है वो हमारे कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम से रिलेटेड है, प्रिंसिपल जनरेटिंग आइटम से रिलेटेड है, तो उससे संबंधित जो भी एक्टिविटी होगी वो ऑपरेटिंग ट्रीट होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। अ कंपनी परचेज अ मोटर व्हीकल, क्या परचेज कर रहे हो आप, एक मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, 4 रुपीज 5 लाख, कितने में खरीदा है आपने, 5 लाख में खरीदा है। हाँ, अब बच्चों ने दिमाग लगा लिया होगा यार, 5 लाख में खरीदा है, कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। हाँ, सेटलमेंट वॉज मेड बाय अ पेमेंट ऑफ रुपीज 4,40,000, आपने जो पेमेंट करा है वो 4,40,000 एंड लगा हुआ है, हाँ पूरा नहीं है अभी, यहां देखो एंड लगा हुआ है, कंप्लीट करो। क्या कह रहे हैं, एंड द पार्ट एक्सचेंज ऑफ वन ऑफ द कंपनीज ओन व्हीकल फॉर रुपीज 60,000, और 60,000 का एक व्हीकल हमने एक्सचेंज में दे दिया। मतलब हमने एक मोटर व्हीकल खरीदा 5 लाख का, 4,40,000, 4,40,000 तो हमने कैश दे दिए, 60,000 रुपए का हमारा एक पुराना व्हीकल था वो हमने दे दिया, भाई ये ले जाओ, हमको नया दे दो, ठीक है। तो हमने दो चीजें दे दी हैं, एक हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब कह रहे द व्हीकल गिवन इन अ पार्ट एक्सचेंज हैड अ रिटन डाउन वैल्यू, WDV, बच्चा WDV कितनी थी उसकी, WDV उसकी थी 1,40,000, मतलब हमने कभी खरीदा होगा इसको, फिर हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, लगा के हम इसे कहां पे ले आए, 1,40,000 पे ले आए, ठीक है। तो बुक में इसकी वैल्यू है अभी WDV, बट हैड अ रीसेल वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000, और अगर मार्केट में इसको हम सेल करने जाते हैं तो ये मार्केट में 40,000 रुपीज का रीसेल हो जाता। दो वैल्यू आपको दे रखी है, एक तो आपको बुक वैल्यू WDV दे रखी है 140, और मार्केट में उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो कितनी है, 40,000 है। विच अमाउंट शुड बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कह रहे कि कौन सी अमाउंट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करनी, कैसे आप कैलकुलेट करोगे आप उसको, फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ द व्हीकल।
जल्दी से बताओ। हाँ जी, तो 5 लाख का व्हीकल है, 5 लाख का, जिसमें से हमने जो कैश दिया है वो कितना दिया है, वो कैश दिया है हमने 4,40,000, ठीक है। बाकी हमने उसको एक्सचेंज में, है ना, हाँ जी, एक्सचेंज में हमने उसको मोटर व्हीकल दे दिया, ओल्ड वाला पुराना मोटर व्हीकल था वो हमने उसको थमा दिया, कितने में, 60,000 रुपए में। कितने में थमा दिया, 60,000 रुपए में। ये ट्रांजैक्शन है। इसके बाद 2 वैल्यू आपको और दे रखी है क्वेश्चन में, जल्दी से जाओ कमेंट्स बॉक्स में आंसर डाल दो बेटा। हाँ जी, देखते हैं किसका सही आता है, ईमानदारी के साथ, है ना। हाँ जी, हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे। एक कंपनी ने एक मोटर वाहन खरीदा है 5 लाख रुपए का, भुगतान करे हैं 4,40,000 और एक पुराना आपने एक्सचेंज में दिया है 60,000 का, ठीक है। और जो उसकी WDV है जो पुराना है उसकी 1,40 है, हाँ, अपलिखित मूल्य, और रीसेल वैल्यू 40,000 है, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से आंसर दे दी लीजिए। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा इसमें ए, 4,40,000। सर 5 आने चाहिए, जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है, सॉरी मोटर व्हीकल खरीदा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 5 लाख लिख दो, आपको दिक्कत क्या है, 5 आना चाहिए आंसर, है ना। तो 5 नहीं आएगा आंसर। 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 5 लाख का जो खरीदा है मोटर व्हीकल, उसमें से कैश कितना दिया है, 4,40,000। तो कैश का जो आउटफ्लो हुआ है वो 4,40 हुआ है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो 4,40 आएगा, ठीक है। अब 4,80 इन्होंने कहां से निकाल रखे, हाँ जी, 4,80 इन्होंने 4,40 ये है, 40 और जोड़ दिया, यानी कि ये सारी वैल्यू आपके ऑप्शन सारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। एक राइट ऑप्शन है इसमें से, वो है 4,40,000। इसका मतलब सर ये जो WDV है ये हमारे काम की नहीं है, नहीं, ये हमारे कोई काम की नहीं है। इसके अलावा जो रीसेल वैल्यू है वो भी काम की नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो हमें कैश फ्लो बताना था, कौन सी एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ध्यान देना, किस पे बता था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो कैश फ्लो होगा वो कितने से होगा, 4,40,000 से होगा, राइट। हाँ जी, अब आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट को हाईलाइट कर लो, इनमें से जो आपको नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सा फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है उसका एग्जाम्पल नहीं है, वो आपको देखना है, ठीक है। नकदी प्रवाह विवरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वित्तीय गतिविधियों का एक उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं देखना है आपको। तो पहला है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो जब आप एक बैंक लोन का क्या करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, तो मुझे बताओ ये कहां पे आता है, सर ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है, बैंक लोन। क्योंकि बैंक लोन कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और कैपिटल स्ट्रक्चर में जब भी चेंज आएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन से चेंज आता है, तो हम उसे कहां पे शो करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिविडेंड पे, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो और इक्विटी प्रेफरेंस पे आप डिविडेंड पे कर रहे हो। ये डिबेंचर डिविडेंड दोनों ही कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, हाँ जी, कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी, पब्लिक से हमने, हाँ जी, तो ये कहां पे आएगा, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमारी कहलाती है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। तो हमने सेल करी है तो इनफ्लो हुआ है, तो ये हमारा किसका पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 5th में क्या आंसर हो गया, डी। जल्दी से चेक करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाँ जी, असर्शन दे रखा है आपको, ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल इज इनकैपेबल, इनकैपेबल को असक्षम, ठीक है, तो असक्षम इन रिवेल्विंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ऑफ द फर्म।
तो ये कह रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल इज इनकैपेबल। कह रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि वो एक कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को कैश फ्लो नहीं बता सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चा आपकी हाँ जी बैलेंस शीट आती है, आपका इनकम स्टेटमेंट आता है, ठीक है, आपका नोट्स टू अकाउंट आता है, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो ये सेंटेंस आपका जो दे रखा है, कथन जो है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। सिर्फ कैश फ्लो देख के आप एक बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगा सकते। ये सिर्फ कैश के बारे में बताता है। किसके बारे में? कैश के बारे में बताता है। इनफ्लो बताता है, आउटफ्लो बताता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बताता है, इन्वेस्टिंग से बताता है, फाइनेंसिंग से बताता है। कैश फ्लो से इसका लेवल बहुत बड़ा है। डिसीजन मेकिंग में अगर हम देखें तो ये हेल्प करता है। इंटरनल टूल है, एक्सटर्नल टूल है, दोनों। इंटरनल भी यूज आता है, ये एक्सटर्नल यूजर्स के पास भी जाता है, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर है, और हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अगर हम ये कहें कि कैश फ्लो से ही हम एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये भी मना कर रहा है। तो इसका मतलब जो पहला हमारा जो कथन है, ठीक है, असर्शन है, वो सही है बिल्कुल। सेकंड आता है रीजन। रीजन इन्होंने क्या दिया है? हाँ जी, कारण क्या है? कह रहे कैश इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि घटक ऑफ द वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट ओनली। कह रहे कैश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट घटक है, ठीक है, कंपोनेंट है। किसका? वर्किंग कैपिटल का। क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो अपने आप में बेटा बहुत बड़ी है वर्किंग कैपिटल, उसमें से कैश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। दोनों सेंटेंस सही है। अब हमको ऑप्शन में देखना है। कहां पे देखना है? ऑप्शन में। उससे पहले एक बार मैं हिंदी में क्वेश्चन आपको बता देता हूं। हाँ जी, तो कह रहे वित्तीय विवरणों के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण फर्म की समग्र वित्तीय दशा को ओवरऑल, है ना, को स्पष्ट करने में असक्षम है, स्पष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया पहला, बिल्कुल सही बात है। कारण दिया है रोकड़ चल पूंजी वर्किंग कैपिटल का एक महत्वपूर्ण संघटक है। हम भी कह रहे हैं सर, है ना, जो क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में आता है अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसका वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट हो गया, पूरा नहीं हुआ, पार्ट हो गया, ठीक है, लिखित तत्व मात्र पर आधारित है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देखने, सेंटेंस तो दोनों बिल्कुल सही है। अब पहला क्या कह रहा है? बोथ ए एंड आर ट्रू। यहां तक तो सही है, दोनों सही है बिल्कुल सेंटेंस तो। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहां पे सोचने की बात है कि क्या जो हमारा आर है, जो रीजन इन्होंने दिया है, वो जो कथन है हमारा, उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। दोनों सेंटेंस ट्रू है। अगर यहां तक होता ना ये ऑप्शन, तो मैं ए पे टिक कर देता। अब सोचने वाली बात है कि जो हमारा रीजन जो दिया इन्होंने, वो सेंटेंस को सही से, मतलब जो सेंटेंस जो दिया है उसका जो रीजन दिया है वो आपस में मैच कर रहे नहीं कर रहे। तो आंसर होगा ये मैच नहीं कर रहे हैं, इनका आपस में कोई मैच हो ही नहीं रहा है। आप देखो, एक सेंटेंस जो असर्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर ये 4 चीजें आती है। कैश फ्लो के बेस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल आप पोजीशन नहीं पता लगा सकते, ठीक है, एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये बात सही है। दूसरा कह रहे हैं कि कैश फ्लो, कैश जो है वो वर्किंग कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन पहला जो सेंटेंस इन्होंने दिया है उसका रीजन गलत है। जो असर्शन है उसका रीजन गलत है, रीजन मैच नहीं हो रहा है इसके साथ। रीजन ये होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, उसका रीजन ये होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, इनकम स्टेटमेंट आता है, ठीक है, और साथ साथ में क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ओवरऑल पोजीशन बता दे? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों मैच, तो दोनों ट्रू हैं लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। समझ आया नहीं आया बताओ?
क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए अब कह रहे ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। हाँ जी, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, ये भी गलत है। ए सही है, आर भी अपनी जगह सही है, बस उसका रीजन नहीं बैठ रहा। ठीक है, हाँ कह रहे हैं ए इज नॉट ट्रू बट आर इज ट्रू। ठीक है, ये भी आपका क्या कह रहे हैं, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ए और ये फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब सर आंसर है क्या, ये वाला मैंने पहले ही रॉन्ग कर दिया। अब देखो आपको ध्यान से दिमाग लगाना है और समझना है इसको। मैं इसका एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। आंसर क्या है, तो देखो सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है ए आपका ट्रू नहीं है, ए ट्रू है और बी आपका ट्रू है। ठीक है, और दोनों के दोनों झूठे, ये भी, ये दोनों तो गलत हो गए। अब ए और बी में से आपको चयन करना है। ए नहीं हो सकता, क्योंकि एक अगर आप करोगे तो ए सही है सेंटेंस, उसका रीजन आपको बिल्कुल, क्योंकि यहां पे क्या कह दिया इन्होंने, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल गलत है, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। अब बी को ध्यान से पढ़ो कि आपका ये आंसर है जो बी में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। कह रहे ए इज ट्रू, तो ए सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इसके साथ मैच नहीं हो रही, तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रू। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। समझ आया नहीं है? अच्छा, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, अच्छे से आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चा क्या पूछ रहा है वो, कि ये जो नीचे आपको बता रखा है इसमें से कौन सी नहीं है, नोट को हाईलाइट कर लो, ऑपरेटिंग नहीं है ना? किसके संबंध में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के संबंध में। तो कह रहे कैश सेल्स बताओ, ऑपरेटिंग है सर, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। कैश सेल्स कहां पे आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ मशीन कहां आता है, परचेज ऑफ मशीन आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। इसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम डेटर एंड बीआर, ये कहां आते हैं, ये भी ऑपरेटिंग में चले जाते हैं। इशू ऑफ शेयर कहां आता है, इशू ऑफ शेयर आता है फाइनेंसिंग में। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, वो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि ऑपरेटिंग नहीं बतानी है, जोन सी नहीं है। अब नहीं में तो दो बैठ रहा है, एक तो सेकंड वाली नहीं है और एक फोर्थ नहीं है। अब ये कोड मैच कर लो, सेकंड और फोर्थ, तो आंसर क्या हो गया, एक। हाँ जी, 7th में आंसर क्या हो गया, 7th में आंसर हो गया आपका ए, राइट। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सॉरी, ये हिंदी है वो पिछले वाले की, चलो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 की रोकड़ प्रवाह विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन क्रिया नहीं है, नहीं बतानी है आपको। तो उसमें एक तो मशीन आपने बाय करी है, इन्वेस्टिंग में आएगा, और अंशों, तो ये 2 और 4, तो ये मैच कर गया आपका कहां पे, 2 और 4 ए में, राइट। चलिए, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर नोट को हाईलाइट करो, एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के संबंध में आपको ये बताना है इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है, ठीक है। पेमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस ये ऑपरेटिंग है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुडविल ये भी इन्वेस्टिंग है। पेमेंट ऑफ डेप्ट आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो सेकंड और फोर्थ क्या हो गया, डी हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिपोर्टेड एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या बताना है आपको, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये ढूंढना है इन तीनों में से। तो पेमेंट टू रिटायर मॉर्टगेज नोट, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। रिटायरमेंट यानी कि इनकी मैच्योरिटी की डेट आ गई और आपको पेमेंट करना है, तो किसका हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट टू मॉर्टगेज नोट, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उसके ऊपर जो आपने मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखकर जो आपने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। डिविडेंड पेमेंट, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, चाहे आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों केस में डिविडेंड पेड, बेटा डिविडेंड पेड में कभी नहीं सोचा ना, डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो कहां आएगा ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों के तीनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। तो आंसर क्या हो गया, ए। आंसर क्या हो गया 9th में, ए। चलें आगे, नेक्स्ट। सारे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे आपके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 है, एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, कह रहे इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड, हाईलाइट करो इनडायरेक्ट मेथड को, क्योंकि मैंने आपको दो मेथड कराए, डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। यहां पे बात किसकी हो रही है, इनडायरेक्ट मेथड की हो रही है। एन इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ अवेलेबल फॉर सेल डेप्ट सिक्योरिटीज, तो हाईलाइट करो डेप्ट सिक्योरिटी, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये बच्चा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। और क्या है ये, इसकी फेयर वैल्यू दे रखी है इंक्रीज, अच्छा फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, हाईलाइट करो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू बढ़ गई उनकी बेटा, इंक्रीज हो गई। अवेलेबल फॉर सेल, जो सेल के लिए अवेलेबल है आपके पास इन्वेस्टमेंट, उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भाई वो कहां आना चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको बताना है। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, वेट कर रहा हूं मैं आपका। वीडियो अपलोड होने के बाद हाँ आपके सारे कमेंट्स को मैं देखूंगा ध्यान से, किस किस के आंसर बिल्कुल सही जाते हैं, और गलतियां हो रही हैं तो फिर वो उसको आपको देखना है कि कहां पे आपका वीक पॉइंट है, ठीक है। तो नोट कर लिया आंसर, चलिए अब देखिए। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है ना। अब हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, आपको पता है इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है सर। अब वो अवेलेबल फॉर सेल है, क्या मैंने सेल कर दिए, क्या नहीं, मैंने सेल नहीं करे, सेल के लिए अवेलेबल है और उनकी फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब अप्रत्यक्ष विधि से नकदी प्रवाह विवरण में बिक्री के लिए उपलब्ध ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्य में वृद्धि होगी, उनकी फेयर वैल्यू बढ़ गई, तो हम क्या करें, वैल्यू बढ़ गई। तो कैश फ्लो में बात कर रहे हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते सर। कैश फ्लो में इन्वेस्टमेंट सेल करो, परचेज करो, है ना, तो फिर हम उसको लिखेंगे। आपने कहा है कि सेल के लिए अवेलेबल है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो अब हमें इसे कैश फ्लो में कहीं पे शो नहीं करना। हाँ जी, नॉट बी रिपोर्टेड एज देयर इज नो कैश फ्लो, ये कहीं पर भी कैश फ्लो में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करा है, बेचा नहीं है। क्लियर है, बाकी ऑप्शन आप समझ सकते हो सारे के सारे, यहीं से पॉइंट क्लियर हो गया, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी डिडक्ट फ्रॉम नेट इनकम इन डिटरमिनिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो कह रहा है परिचालन गतिविधियों से नगद का निर्धारण करते समय शुद्ध आय में से उसकी कटौती की जाएगी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, और ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों में ऐड होगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ये कैश फ्लो में भाई आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को सेल करा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको ढूंढना है इनमें से कौन सा बच्चा सही है, जल्दी से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको देखना है। तो चलिए, कैश फ्लो रिवील ओनली द इनफ्लो, ओनली द इनफ्लो, गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वो इनफ्लो भी बताता है और आउटफ्लो बताता है, और यहां पे इसने लिख दिया ओनली, ओनली वर्ड गड़बड़ कर गया है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस तो हो गया फॉल्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल ओनली फॉर इंटरनल एनालिसिस, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ ये यूज हो रहा है इंटरनल में, इंटरनल में यूज हो रहा है, मना नहीं कर रहे, ओनली लगा दिया ना, गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल में भी यूज हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, यूजर को सेंड किया जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया आपका। कैश फ्लो इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम का सब्स्टिट्यूट है? मतलब आप उसकी जगह उसका मतलब आपको अगर प्रॉफिट लॉस पता लगाना है तो आप कैश फ्लो से पता लगा सकते हो। सर कैसी बात करते हो? कैश फ्लो बनता है कैश का फ्लो के लिए, कैश के हमारा जो बैलेंस है वो कैसा बैलेंस है, कम है ज्यादा है, उसको मेंटेन करने के लिए, कैश से रिलेटेड शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने के लिए, ओवरऑल हम बात ही कैश की हो रही होती है। क्या ये इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट है? नहीं 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 भाई, इनकम स्टेटमेंट अलग है, कैश फ्लो अलग है, दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट है। ठीक है, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है हमारा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, ये कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नोट, नोट को हाईलाइट करो पहले। हाँ जी, कह रहे फंड फ्लो स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं करता है। बिल्कुल सही सेंटेंस है, नहीं लिखा है ना, लिखता करता है तो फिर गड़बड़ हो जाती। नहीं करता, फंड फ्लो को रिप्लेस नहीं करता है, नहीं करता। क्यों नहीं करता? हालांकि फंड फ्लो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, एनालिसिस में काम आता है, इंटरनल हमारा है, एक्रूअल बेसिस पे बनता है, लेकिन फंड फ्लो को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि फंड फ्लो में अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो में फंड का मतलब किससे होता है? वर्किंग कैपिटल से होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पे जो कैश है वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट है। कैश क्या है? कंपोनेंट से वर्किंग कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है। फंड फ्लो का ऐसे ऐसे कैसे स्कोप बहुत बड़ा है ना। हाँ, वो सिर्फ कैश तक सीमित नहीं है फंड फ्लो, है ना। तो जब, और कैश फ्लो तो वर्किंग कैपिटल का एक छोटा सा टूल्स है जो कैश के बारे में बता रहा है, फंड फ्लो तो ओवरऑल पूरा बता रहा है वो। ठीक है, एनालिसिस कर रहा है पूरा फंड्स का। तो फंड फ्लो कैश फ्लो फंड फ्लो को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस सही है, और हमको सही ढूंढना था, हमको ढूंढना था इसमें ट्रू। तो ट्रू में हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे डी के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका टीचिंग का जो एग्जाम है आपका, ठीक है, हाँ, वहां पे आया, यानी कि अब तक हमने जो क्वेश्चन करे वो सारे यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए थे। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे टीचिंग एग्जाम में आए हैं। मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो, टीचिंग एग्जाम भी कोई ऐसा नहीं है लो लेवल का कोई एग्जाम है, केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय का, एनवीएस का, आरपीएससी राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, एक स्टैंडर्ड का एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो अगर वहां से क्वेश्चन आए हुए तो हमारा कुछ उसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हमारे काम आ सकता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने कमेंट्स बॉक्स में, जैसा आपने वादा करा था। ध्यान रखना, एक तो नोट्स बनाने, बिना नोट्स बनाए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है। डेली नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यू करा रहा हूं, हर चैप्टर के करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालो, फिर आंसर चेक करो, जो गलतियां हैं, है ना, उनको नोट कर लो एक बार कि हाँ यार ये हमारे चैप्टर करने के बाद, ये हमारे उसके बाद भी ये वीक पॉइंट है, उस पर थोड़ी और रेफरेंस बुक लो, अपनी यूजी पीजी की बुक निकालो, उसमें से खगालो, गूगल पे सर्च करो, और फिर उन कमियों को दूर करो और नोट्स अपने पूरे परमानेंट कर लो। ठीक है, ये पूरा तरीका रखना है, लास्ट तक इस तरह से तैयारी करनी है, फिर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। देखिए, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? अब आपने देखा होगा इसमें एक वर्ड और नहीं लगा हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरा सेंटेंस क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का मतलब तो आपको पता है, कैश का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश का मतलब। लेकिन वो कैश का नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब पूछ रहा है। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है हाईली लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है?
जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है विद इन 3 मंथ। क्या होता है? विद इन 3 मंथ। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आती है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या आती है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो आंसर क्या हो गया हमारा? फाइनल आंसर हो गया 12 में डी, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैश इक्विवेलेंट। वापस से क्वेश्चन आया हुआ है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या? लैंग्वेज, आंसर, क्वेश्चन वही है, आंसर में कुछ चेंज है। देखो ऑप्शन चेंज है। कैश इन हैंड है? नहीं, कैश इन हैंड तो कैश में आता है। प्रेफरेंस शेयर मैच्योर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मैच्योर होंगे आपके प्रेफरेंस शेयर, आपने, ठीक है, तो ये आएंगे इसमें? नहीं, ये भी इसमें नहीं आएंगे। शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर है, उससे क्या मतलब है? उसका कौन सा मैच्योरिटी पीरियड आपका हो जाता है? 3 मंथ। सही बात है ना? हाँ, हमें तो बताया ही नहीं ना 3 मंथ हो जाता है, नहीं होता भाई। आपने क्या पता लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करा। मनी मार्केट डिपॉजिट फॉर एवरी शॉर्ट पीरियड, हाईलाइट करो, सॉरी वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या लिख रहा है? वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका मतलब यहां पे ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि वेरी शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड नहीं है, बहुत कम पीरियड है। इसका मतलब यहां पे हम तीनों में से अगर बेस्ट देखेंगे तो हमारे पास, हालांकि यहां पे भी हमको साफ साफ नहीं बताया, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी दे दी आपको, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी दे देता तो आंसर क्या करते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी करते हैं, चाहे पीरियड दिया हो या ना दिया हो। तो अगर हम तीनों में से देखें तो ये तो दो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें इन्होंने बताया नहीं कि अनलिस्टेड कंपनी के हमने शेयर ले रखे हैं, लेकिन यहां साफ साफ कह दिया कि मार्केट की सिक्योरिटी है जो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए आपने रखी है। तो हम किसके साथ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं डी के साथ, राइट। समझ आया नहीं है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट करते जाओ 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। सबके आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आपसे डेफिनेशन आपको समझाई थी मैंने, क्वेश्चन नंबर 14 वो ही पूछ रहा है आपसे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ओनली कैश इनफ्लो, हाईलाइट करो, ओनली इनफ्लो है ना भाई ना, आउटफ्लो भी तो आएगा ना इसमें। स्टेटमेंट ऑफ ओनली कैश आउटफ्लो, ओनली कैश आउटफ्लो है, ये भी गलत है सेंटेंस। इनफ्लो भी आएगा, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ओनली कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, अब तो दोनों बोल दिए कि भाई इनफ्लो आउटफ्लो दोनों का स्टेटमेंट है, पर क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है ना। हाँ, जो एग्जाम में हम गलती करते हैं, अभी तक तो ये ठीक है। अब क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ऑफ नॉट ओनली कैश बट ऑल्सो कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो आउटफ्लो। अब मुझे बताओ, हाँ, जैसे ही क्वेश्चन पूरा पढ़ा, अभी तक तो सी हो रहा था क्योंकि ए नहीं है। ए में क्यों नहीं है? क्योंकि ए में इनफ्लो लिखा है, आउटफ्लो नहीं लिखा। बी में आउटफ्लो लिखा है लेकिन इनफ्लो नहीं लिखा। अब बच्चा सी पढ़ेगा और टिक कर देगा, यार अब तो दोनों मिल गए, दोनों नहीं थे, है ना। दोनों की पूर्ति कहां पे हो गई? सी में हो गई। अब तो सर सी है, लेकिन आंसर निकलेगा डी। क्यों? क्योंकि इसमें इनफ्लो है, आउटफ्लो है, और साथ साथ में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ नॉट ओनली कैश। सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? बट ऑल्सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों की बात हो रही है। कैश की तो बात हो ही रही है और कैश इक्विवेलेंट की भी बात हो रही है। तो भाई ये सी, जैसे ही हमने डी को पढ़ा, सी रिजेक्ट हो गया, सी का स्कोप बहुत कम हो गया। तो बहुत कम दायरा, इसने अच्छी डेफिनेशन जो बताई है, जो इनमें से बेस्ट है सी और डी में से, तो वो कौन सी है? डी है। समझ आया नहीं है? तो 14 में क्या आंसर होगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये जो हमारे टीचिंग के एग्जाम है वहां पे बहुत बार पूछा हुआ है। एक बार 2012 में या 13 में यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। पहले ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते थे। चलिए, तो ये साफ पता है आपको कौन सा आंसर होगा। एएस आपका कौन सा है? एएस 3 है, रिवाइज है, लेकिन ध्यान रखना है ना। और इंडेस की बात करें तो इंडेस कौन सा है? इंडेस 7 है। 15 हो गया, 15 में एएस 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे? कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू एएस 3। एएस 3 के अकॉर्डिंग आपको बताना है मैंडेटरी।
हाँ जी, अनिवार्य, किस किस के लिए अनिवार्य? तो AS3 आपको समझाया था मैंने, अनिवार्य कहां कहां है। तो कह रहे ऑल एंटरप्राइजेस, सब पे अनिवार्य, सब पे। बताओ पॉसिबल है सब पे? फिर तो बेटा आपके मोहल्ले में जो दुकान है आप उससे जाके पूछना, भाई दिखाओ कैश फ्लो दिखाओ, हम आपसे डेली आते है ना, टॉफी खरीद के जाते हैं, कैंडी, हमें दिखाओ कैश फ्लो का है, हम आपके कस्टमर हैं। कहेगा वगैरह मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहा, अकाउंटिंग नहीं कर रहा, कॉपी बना के बैठा हूं। सभी एंटरप्राइजेस में नहीं लग सकता कैश फ्लो, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो लिखा भी हुआ है AS3 में, सब पे नहीं है। हाँ जी, किस पे है? जो लिस्टेड कंपनी है या फिर लिस्टिंग के प्रोसेस में आ चुकी है, उन दोनों पे ऊपर AS3 एप्लीकेबल है और कैश फ्लो उनके लिए मैंडेटरी है। फिर इसके बाद एंटरप्राइजेज हैविंग ए टर्नओवर एक्सीडिंग 250 करोड़, ये भी इस पे भी एप्लीकेबल है। दो आंसर मिल गए हमको, बी और सी, और डी बच रहा है, तो इसमें बी और सी दोनों है, तो हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। बताओ समझ आया नहीं है? हाँ, पहले ये 50 करोड़ के आसपास था पुरानी बुक्स में, अब ये चेंज हो गया, तो अपडेट कर लेना है ना। नहीं तो गूगल से आप सर्च भी कर सकते हो, आप देखो तो ये 250 करोड़ हो गया। पहले 50 करोड़ था जो टर्नओवर था, 50 करोड़ से ज्यादा होता था, तो पुरानी बुक्स आप देखोगे उसमें 50 करोड़ आपको मिलेगा। अपडेट अगर आप देखोगे, ICI का आप मॉड्यूल देख सकते हो, ICI का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है आपके स्टडी के लिए, ठीक है। हाँ जी, ICI की वेबसाइट पे जाओ आप, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे जाके आप उसको जाके चेक करो, वहां आपको सारा कुछ लेटेस्ट मिलेगा। हाँ, चांसेज ये होते हैं UG PG की बुक में क्या है, बहुत लेट अपडेट करते हैं कई बार ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बता दो, 17, राइट? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट हेल्पफुल। भाई कहां आपकी मदद नहीं कर रहा है कैश फ्लो, ये बताना है आपको कि कैश फ्लो कहां आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। कह रहे प्लानिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, बिल्कुल इसमें प्लानिंग करता है। जो आपको अब रीपेमेंट करना है लोन का, फिक्स एसेट्स आपको रिप्लेस करनी, वहां पे आपकी हेल्प करता है क्योंकि कैश से रिलेटेड हो गया। कह रहे प्रोजेक्टिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। ओ माय गॉड, ये गड़बड़ हो गई, इसने लॉन्ग रन दे दिया। और हमको पता है कि भाई ये जो है कैश फ्लो, ये आपका शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है, अल्पकाल अवधि में। लॉन्ग रन में ये टूल्स फेल हो जाएगा, लॉन्ग रन में ये काम नहीं आएगा, तो ये यहां पर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ जी, डिटेक्टिंग द कॉज ऑफ पुअर कैश पोजीशन इंस्पिट ऑफ सब्सटेशनल प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि आपके पास पर्याप्त लाभ है लेकिन आपकी कैश की स्थिति फिर भी खराब हुई पड़ी है, तो उसके कारण को बताता है, बिल्कुल बताता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कैश की पोजीशन है, उसके रीजन बताता है आपको क्यों है ऐसी पोजीशन, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ कैश पोजीशन ऑफ फर्म की कैश पोजीशन को इवेल्युएट करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से आपको पता लग गया कि क्या क्या कैश फ्लो बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्ट है। लॉन्ग रन में ये काम नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, क्योंकि यहां पे नोट पूछा है हमसे, तो हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, हाईलाइट करो, नॉट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें से जो नहीं है ऑपरेटिंग, वो आपको देखनी है। कौन कौन सी नहीं है इनमें से? इनमें से कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, पता आएगा ऑपरेटिंग में? यस सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट में आता है और ये कहां चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट, ठीक है। इसके बाद पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे तो ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 18 सीधा आपको बताना है इसमें से, तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग का है, ऑपरेटिंग का नहीं है, तो 18 में किसके साथ जाएंगे हम? सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी, एज पर रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो रिवाइज लगा दिया इसने, ठीक है, AS3 द परचेज ऑफ फिक्स एसेट ट्रीटेड एज, आपने फिक्स एसेट्स का परचेज करा है, उसे आप क्या ट्रीट करोगे? हाँ जी, वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, इनमें से आपको देखना है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहां जाओगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 में नोट करेंगे डी।
क्वेश्चन नंबर 19 में नोट करेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 20 देखो, कह रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग देखना है आपको, इनमें से कौन सा है? हाँ जी, अब देखो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो तो बताओ कहां जाओगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहां जाओगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऑल ऑफ द अबव, पहले ए पढ़ लेते, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी से रिसीव कर रहे हो तो कहां जाओगे आप? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाओगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आएगा नहीं, तो हमसे पूछा इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में कौन सा आएगा? तो सी, विच ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहां आएगा आपका? सी में आएगा, राइट। हाँ जी, परचेज क्या था? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डज नॉट इंक्लूड। भाई आपको नीचे एक्टिविटीज दे रखी है ना, ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, और वो देखना है कि कौन सा इनमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता, नहीं देखना है। पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेज टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को आप लोन एंड एडवांसेस दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लोन एंड एडवांसेज आपने लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। पेमेंट मेड फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेज करा है तो ये तो देखो इन्वेस्टिंग में सीधा सीधा चला गया आपका। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों फिक्स एसेट्स का पार्ट है, दोनों इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग में चले गए, दोनों तो क्लियर हो गए। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है ए और बी में, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, ए या बी। हाँ जी, तो आप पेमेंट कर रहे हो लोन एंड एडवांसेस का, और एक साइड है आप लोन एंड एडवांसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, आप वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण व अग्रिम, और एक साइड है आप तृतीय पक्षकार, ये तोमर नहीं है, हाँ जी, तृतीय पक्षकारों को भुगतान किए गए ऋण एवं अग्रिम, तो ऋण एवं अग्रिम का आप भुगतान कर रहे हो तृतीय पक्षकारों को, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब हम लोन एंड एडवांसेस उनको दे रहे हैं, लोन एंड एडवांसेस क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में जाएगा। आप लोन एंड एडवांसेस आप फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो तो ये किसका पार्ट हो गया? ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट कह रहे एक वित्तीय संस्था अच्छा रुको 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 रुको, डज नॉट पूछा था उसने, हाँ जी, कौन सा नहीं है? तो ये वाला जो था ये आपका सी, ये किसका था? इन्वेस्टिंग का था। ये किसका था? ये भी इन्वेस्टिंग का था। ये भी किसका आया? ये भी किसका आया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आया। तो इनमें से फाइनेंसिंग का कौन सा हो गया? बी। तो 21 में क्या आएगा? बी। नहीं पूछा था इसने, क्या पूछा था? नहीं। कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा? तो बी वाला नहीं आएगा। क्लियर? हाँ जी। 22 क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ जी, कह रहे डिविडेंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंस कंपनी है कोई, वो डिविडेंड पेड कर रही है। मैंने कहा था बच्चा दिमाग में अच्छे से बैठा लो, डिविडेंड पेड कर रहे कोई भी हो एंटिटी, अगर वो डिविडेंड पे कर रही है ना, फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल एंटिटी हो, डिविडेंड पेड कर रही है तो बस डिविडेंड पेड को पकड़ो और कहां डाल दो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दो। सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने इक्विटी और प्रेफरेंस पे डिविडेंड देना है, आपने फंड्स कलेक्ट करे हैं इक्विटी और प्रेफरेंस के थ्रू, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, चाहे फाइनेंशियल एंटिटी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 22 में सी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नोट, नोट को हाईलाइट करो। हाँ, क्योंकि गड़बड़ कराता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। नोट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो नहीं है। हाँ जी, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, अंशों का निर्गमन कहां आएगा? फाइनेंसिंग में। हमको नहीं ढूंढना है,
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग में, माइनस। डिविडेंड रिसीव कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में, प्लस। तो हमसे क्या पूछा है, जो नहीं है फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग ये नहीं है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 23 में, नोट करेंगे बच्चा डी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, हाँ जी, कह रहे हैं इन विच हैड डिविडेंड रिसीव बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। कौन डिविडेंड रिसीव कर रहा है, पे नहीं कर रहा है, आराम से सोचना। रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे। पे कर रहे तो फिर तो सोचना ही नहीं, फिर तो दिमाग में मैंने सेट करा दिया आपके, कहां आता, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता। अब डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव करते, डिविडेंड रिसीव करते, अगर क्वेश्चन आगे ना पढ़े, सिंपल लिखा हो कि इंटरेस्ट रिसीव करा, डिविडेंड रिसीव करा, एंटिटी नहीं बता रहा, तो हम कहते हैं इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर एंटिटी बताए तो फिर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है ना। हाँ चलिए, आप समझ गए होंगे, हिंट दे दिया मैंने आपको। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, लो भाई, एंटिटी बता दिया इसने कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंटिटी क्या है, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, वो डिविडेंड रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो फिर इसको हम कहां डालेंगे, ये आपका ना केवीएस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय 2023 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो फिर कहां जाएगा वो, तो फिर ये आपका जाएगा इन्वेस्टिंग में, नहीं अच्छा फाइनेंसिंग में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि डिविडेंड पेड आता है फाइनेंसिंग में, रिसीव तो आता ही नहीं है, तो फाइनेंसिंग क्रॉस हो गया। इन्वेस्टिंग में ये नहीं आएगा क्योंकि एंटिटी दे दिया इसने फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, तो इसका ये बेटा बिजनेस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, इनका इन्वेस्टमेंट करना बेटा बिजनेस है, उस इन्वेस्टमेंट पे इनको डिविडेंड मिला है, तो धंधा है बेटा, कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो 24 में ए। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। हाईलाइट करो पहले तो, नहीं पूछ रहा है नालायक क्वेश्चन वाला, क्या पूछ रहे हैं, नहीं, कौन सा नहीं है फाइनेंशियल एक्टिविटी में, जल्दी से बताओ। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन लेते हो, हाँ सर, देना भी पड़ता है बेटा, वापस लेने की नहीं, देना भी पड़ता है। तो जब आप रीपेमेंट करोगे तो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो गया ये, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश फ्लो। हाँ जी, इनमें से आपको बताना है जिसमें कैश फ्लो नहीं हो रहा है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश का फ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग में आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, मशीन खरीदी है लेकिन किस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे खरीदी है, मतलब मशीन तो आई है साथ में, पैसा नहीं गया, पैसे का आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहां पर कैश का फ्लो नहीं हो रहा। आगे और पढ़ते हैं अभी। इशू ऑफ डिबेंचर में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो रहा है, कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन से कैश रिसीव हो रहा है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। जहां कैश का फ्लो नहीं है वो क्या है, परचेज ऑफ मशीन, तो एंट्री क्या होगी इसकी, जब मशीन हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कैश नहीं आया एंट्री में, इसलिए ये कैश फ्लो में हम इसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से देखो, हाँ जी, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इनटू कैश फ्लो फ्रॉम कैश, वही सेम, इनमें से कहां पे कैश का फ्लो नहीं हो रहा है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। सेल करा है प्लांट, प्लांट सेल करा है तो कहां आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। तो कौन सा नहीं होगा कैश का फ्लो, तो भाई डी बचा है, पर पढ़ो डी को, ऐसा थोड़ा ना डी बचा तो डी हो जाएगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आहा, 3 ट्रांजैक्शन बताए थे मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड। कैश बैंक में जमा कराओ बैंक से,
कैश निकालो, विड्रॉ करो, डिपॉजिट करो, या फिर आप मार्केटेबल सिक्योरिटी को परचेज कर लो या सेल कर लो। तीन हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, पैसा जमा कराया, निकाला बैंक से, सेल करा, मार्केटेबल सिक्योरिटी को बाय करा, ये कहीं भी हमारे कैश फ्लो में रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया 27 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश आउटफ्लो? किसमें आउटफ्लो हो रहा है? तो इनफ्लो प्लस इशू ऑफ डिबेंचर, इनफ्लो हो रहा है, डिविडेंड रिसीव इनफ्लो हो रहा है, मोर देन वन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये बीपीएससी में आया हुआ है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में क्या क्वेश्चन अब 5 ऑप्शन 5 पूछे जाते हैं। बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था 2.0 का एग्जाम हुआ था आपका 2023 में, है ना? तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश, इज अ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो देखना है आपको, इसमें से कहां आउटफ्लो हो रहा है। गुड्स सेल करोगे इनफ्लो होगा, इशू करोगे डिबेंचर का तो इनफ्लो होगा, डिविडेंड रिसीव करोगे तो इनफ्लो होगा। ठीक है, मोर ऑफ द वन ऑफ द अबो, इसमें से ऊपर तो कहीं हो ही नहीं रहा, तो नन ऑफ द अबो आ जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं है जहां पर आउटफ्लो हो रहा है। सारी जगह तीन एबीसी, तीनों में क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इनफ्लो। तो 28 में क्या होगा? ई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? नहीं ढूंढना है। हाँ जी, कैश इनफ्लो नहीं है। तो पहले तो मैं प्लस माइनस लगाए, तो डेटर डिक्रीज हो रहे हैं बेटा, डेटर डिक्रीज हो रहे, तो डेटर से पैसा आ रहा है, प्लस हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर, पैसा आ रहा है, प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब इनफ्लो। ठीक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कराए तभी वो डिक्रीज होते हैं, मतलब माइनस। मोर देन वन अबो, हाँ जी, और नन ऑफ द अबो। तो भाई हमसे क्या पूछा था इन्होंने? इनफ्लो ए में हो रहा है, बी में हो रहा है, जहां नहीं हो रहा वो सी है। तो सी में इनफ्लो नहीं हो रहा, सी में आउटफ्लो हो रहा है। क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे, क्रेडिटर डिक्रीज होंगे तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो हमारा पैसा जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बस, हाँ जी, बस लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 30 का, हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग ढूंढनी है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बताओ बच्चा जल्दी से। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड, देखने की जरूरत ही नहीं है वहां कौन है, फाइनेंसिंग में आएगा डिविडेंड पेड हमेशा। डिविडेंड रिसीव, रिसीव करा है, अब देखने की जरूरत है कौन है? नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी डिविडेंड रिसीव करेगी तो इन्वेस्टिंग में आएगा। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू कर रहे हैं आपने, फाइनेंसिंग में आएगा। अब क्वेश्चन समझ लो क्या है। हाँ जी, इनमें से कौन सा इन्वेस्टिंग में जाएगा? तो इन्वेस्टिंग में सी जा रहा है, सी वाला। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है और वो डिविडेंड रिसीव कर रही है तो इन्वेस्टिंग में। सर अगर फाइनेंसिंग होता तो फिर ऑपरेटिंग में आता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ये जो लास्ट क्वेश्चन है 31 और 32, इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको रिप्लाई करना है। अगली क्लास में देखना, इस और बेहतर एमसीक्यू में आपके लिए आऊंगा। मैं देखूंगा कमेंट्स किस किस का रिप्लाई आता है। 31 और क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको खुद करने, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 31 का ले लो और ये 32 का, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर उसके एमसीक्यू करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है उत्कर्ष के साथ। बाय बाय, टेक केयर।